हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है और इस सवाल को अगर आप समझ लेंगे तो आपका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो ये सवाल बेसिकली आपका पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए है, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर ये सवाल क्या है और इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए एकदम लास्ट तक। तो सबसे देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास सवाल जो हम देखेंगे यहाँ पर, तो कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड का डेफिनेशन आपको बताना है। कंपाउंड यानी होता क्या है, एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स यानी आपका कंपाउंड का टाइप्स भी बताना है कि कितना प्रकार का कंपाउंड होता है। जैसे कि आपका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो NaCl दिया हुआ है, CaCl2 दिया है, MgO दिया है, AlCl3 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वाटर दिया है, Cl2 क्लोरीन गैस दिया है, अमोनिया गैस दिया है। उसके बाद है आपका C2H4 दिया है। मतलब क्या है, ये इथिलीन है, उसको नाइट्रोजन गैस और एसिटिलीन है। ठीक है। तो ये सारा आपका जो कंपाउंड दिया है, ये सब का आपका कंपाउंड का टाइप बताना है। ठीक है। और कंपाउंड का डिफिनेशन भी बता देना है। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर लिखेंगे और कंपाउंड का डिफिनेशन जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर समझा देता हूँ कि कंपाउंड्स क्या होता है। तो कंपाउंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक एटम या फिर एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करता है और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया मोलिक्यूल्स बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपका दो सिमिलर एटम भी हो सकता है, मिनिमम दो एटम तो होना ही चाहिए, चाहे वो सिमिलर हो सकता है जैसे O2 ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस N2। तो ये क्या, दो नाइट्रोजन गैस मिलकर, मतलब सॉरी, दो नाइट्रोजन एटम मिलकर बना है। यानी दो सिमिलर एलिमेंट भी हो सकता है या फिर डिसिमिलर एटम भी हो सकता है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाए हैं। यानी अलग अलग भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, दो एलिमेंट। तो लिखा है कि कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट या फिर सेम, यहाँ पर आप और करके सेम भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। अब देखिए यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान दीजिए कि फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं वाटर, वाटर आपका बाय मास के, द रेशियो बाय मास हम लोग कितना जानते हैं कि ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन कार्बन 16, यानी 16 इसका एटॉमिक मास होता है। यानी 16 ग्राम हम लोग जब ऑक्सीजन मिलाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मेरा वाटर बनता है। तो इसका रेशियो क्या हुआ, 1:8, 2/16 यानी 1/8। ठीक है। तो इस तरह से बाय मास, मास के बेसिस पर ये कंबाइन करता है, यानी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है। जैसे 2:16 यानी 1:8। तो ये क्या, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया। इस तरह से सारा यहाँ पर जितना भी कंपाउंड आपको दिख रहा है, सारा एकदम फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया हुआ है, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यदि कोई फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं किया है तो वो आपका कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक एटम, चाहे वो सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, कंबाइन करते हैं केमिकली। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो उसको एक जो नया प्रोडक्ट बनता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो पहले का जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट रहा, यानी जैसे हम लोग वाटर बना रहे हैं, तो वाटर किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो आपका वाटर बनेगा उसका गुण ना तो हाइड्रोजन से मिलेगा और ना ही वाटर का गुण ऑक्सीजन से मिलेगा। यानी जो आपका पहले का इंडिविजुअल एलिमेंट्स था वो सबसे डिफर होगा, इसका प्रॉपर्टी किसका, जो आपका कंपाउंड बना है वो एकदम यूनिक प्रॉपर्टी का होगा। वही लिखे है कि दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज दैट डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट मेक देम अप, जिससे वे मिलकर बने हैं। उसके बाद देखते हैं, हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स अलोंग विद एग्जांपल्स। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका पॉलिटेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार आपका 2024 का सिलेबस में भी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया गया है वही सब का बेसिस पर मैं आपको कंपाउंड का टाइप्स बताता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर कंपाउंड को दो बेसिकली टाइप में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक या तो आयनिक कंपाउंड होगा आपका, ये सारा जितना भी कंपाउंड दिया है या तो आयनिक कंपाउंड है या फिर ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड का एक और नाम है, कौन सा नाम है, आयनिक कंपाउंड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स।
हाँ, तो जो भी आप यहाँ पर आंसर देख रहे हैं इसको आप कॉपी में साफ सुथरा पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए वीडियो, कॉपी में साफ सुथरा लिख लीजिए, क्योंकि ये सब मजाक नहीं चल रहा है, सब आपको सीरियस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। समझ तो आपको यहाँ पर आ ही जाएगा। देखते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कौन कौन से यहाँ पर जो आपका कंपाउंड दिया वो कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड है वो देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख रहा था तो मैं सोचा कि क्यों ना इसका सबसे पहले डिफिनेशन ही लिख दिया जाए, ताकि बच्चों को समझ में भी आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, और जो टीचर आपका चेक करेंगे उसको भी थोड़ा कॉपी चेक करने में थोड़ा आनंद आएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा तरीका से लिखा है, कि आयनिक कंपाउंड का भले डिफिनेशन आपको नहीं लिखने बोला लेकिन आपने लिख दिया, बहुत अच्छा किया। तो आयनिक कंपाउंड का डिफिनेशन देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व द, अब देखिए आयनिक कंपाउंड्स यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड बनता कैसे ये समझिए। आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्या करता है? या तो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को दे दिया है यानी वो लॉस कर दिया, या फिर कोई दूसरा एटम किसी पहले एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी गेन कर लिया। यानी यहाँ पर सीधा सीधी बात कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। तो आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, है ना, कि दो या दो से अधिक एटम के बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कोई अपना एटम दे रहा है, सॉरी, कोई अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसी को, है ना, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहा है तो वो लॉस कर रहा है। यदि कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो गेन कर रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब ट्रांसफर होता है, जैसे कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उस पर क्या चढ़ जाएगा? प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है। क्या चढ़ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। वो धनी है, जिसके पास पैसा रहेगा वही ना किसी को देगा, यानी वो अमीर है मतलब प्लस चार्ज। और जो भिखारी रहेगा, जो किसी से इलेक्ट्रॉन जाकर दाम भाई भीख मांग कर ले लेगा, तो वो पहले से भिखारी, उस पर और कर्जा बढ़ जाएगा, यानी ऋण, यानी नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके जब कंपाउंड बनाता है तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो एलिमेंट थे वे आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे NaCl। तो NaCl जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किए। जो आपका सोडियम एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को, और क्लोरीन एक एटम ले लिया। तो जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो सोडियम में प्लस चार्ज आया, कितना? एगो प्लस चार्ज। क्लोरीन उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? एगो नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, जैसा अब एग्जाम्पल, अब डिफिनेशन मैंने बता दिया, अब एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में NaCl क्या करता है कि ये जो NaCl बनता है ना वो सोडियम Na प्लस आयन से बनता है और क्लोरीन Cl माइनस आयन से बनता है, ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देने के कारण इसमें प्लस चार्ज, लेने के कारण इसमें माइनस चार्ज। सोडियम क्लोराइड बन गया। देखिए किस तरह से बनता है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए आंसर आपको ये सब लिखना है, ये सब जो मैं अभी आपको डायग्राम छाप के बना रहा हूँ ये आपको नहीं लिखना है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत लॉन्ग हो जाए। जैसे NaCl का मैं फॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है। जैसे NaCl का, तो Na के पास टोटल कई गो इलेक्ट्रॉन है? 11 गो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 2 8 1। इसका वैलेंसी कई गो हुआ? 1। इसका वैलेंसी क्या हुआ? 1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लोरीन का देख लेते हैं, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका 2 8 7, 17 हो गया। तो इसमें बाहरी कक्षम में 7 है, यानी हम लोग जानते हैं ऑक्टेट का रूल क्या कहता है कि कोई भी अपने बाहरी कक्षम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है। जैसे ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका बाहरी कक्षम में 8 हो जाएगा, स्टेबल हो गया। ये अपना किसी से एक ले लेगा तो इस पर बाहरी कक्षम में 8 हो जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या करता है। Na जो है ना, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और Cl इस पर बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, और एक वहीं पर दे देते 7 गो, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, इसको जाकर दे देगा, दे देगा। तो अब इस तरह से जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, Na पर प्लस चार्ज आ जा रहा है और Cl पर माइनस चार्ज आ जा रहा है। तो सब इलेक्ट्रॉन को छाप भी दीजिए, बढ़िया रहेगा। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और नेगेटिव चार्ज दे देते हैं।
अब इसको एगो इस तरह का साइन दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर छाप दीजिए NaCl, बस हो गया। इस तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके फॉर्मेशन करता है। और इस तरह का कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसमें क्या होता है, एगो कैल्शियम है और दो गो क्लोरीन है। इसमें देखते हैं एगो कैल्शियम है और दो गो क्लोरीन है ना, कैल्शियम और दो गो क्लोरीन। तो कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2 8 8 और यहाँ से 2, ठीक है, 2 8 8 18 18 और 2 20। और क्लोरीन के पास 17 है, तो वही होगा 2 8 7। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और प्लस चार्ज बना लेगा। कई गो प्लस चार्ज, 2 गो प्लस चार्ज। ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से क्लोरीन कई गो है, 2 गो है, 2 8 7। ये भी किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, ले लेगा। तो अब देखिए क्लोरीन 2 गो है, तो इधर एगो क्लोरीन दे देते, इधर एगो क्लोरीन दे देते। कैल्शियम एक एगो है, तो एगो कैल्शियम रहने देते हैं। कैल्शियम के पास बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो इसका तरफ रख देते, एगो इसका तरफ रख देते। क्लोरीन के पास 2 गो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 7 गो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, इसका भी एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। अब इसका जो कैल्शियम का एगो इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और ये वाला कैल्शियम का एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, बन गया। इसका बाहरी कक्षा में 8 गो हो गया, 8 गो हो गया। अब देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कैल्शियम जो है ना वो 2 प्लस चार्ज बना लिया, ठीक है, क्योंकि 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया। और यहाँ जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन वो एक ही को इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन 2 गो क्लोरीन इसे होल टूल दे दिए। और इस तरह से 1 2 3 गो लाइन का देना है, लाइन छाप देना और CaCl2 लिख देना, हो गया, खत्म, बन गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए उसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाते हैं। ये इतना आपको बनाना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आपको जिस तरह से मैंने वहाँ पर खाली एग्जाम्पल लिख दिया बस लिख देना और कुछ नहीं करना है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, देखते हैं 2 8 2 10 और 2 12 2 6 8 हो गया। बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम और बाहरी कक्षा में इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो इधर रहने देते। और ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में 6 गए, तो 2 2 4 2 6 गो इलेक्ट्रॉन। अब ये बोल रहा कि यदि हम किसी को 2 गो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से दे देंगे तो मेरा बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो एकदम मोस्ट स्टेबल है। ये 6 है, यानी ये खोज रहा कि कहीं से 2 गो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरा, तो हम भी 8 गो कर लेंगे और मेरा स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम का 2 गो इलेक्ट्रॉन ई ले लेगा, तो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, ठीक है। और इस तरह से मेरा बना दिया Mg2+, ठीक है, Mg 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए उस पर 2 गो चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 और क्या है ले लिया है, कई गो इलेक्ट्रॉन ले लिया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 2 माइनस चार्ज हो गया। तो ये बन गया आपका MgO। समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके पास, हाँ आप देखिए ये हो गया। ये सारा जो एग्जाम्पल था टोटल 3 गो, वो था आपका आयनिक कंपाउंड का। अब हम लोग देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड, दिखाई दे रहा है। चलिए कोवलेंट कंपाउंड जिसका एक और नाम है मोलिकुलर कंपाउंड, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड का एक और नाम क्या है, मोलिकुलर कंपाउंड, ठीक है। देखिए कोवलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं, जैसे मैंने उसमें आयनिक कंपाउंड में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के कारण या तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा, उसमें ये होता था। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 2 गो एटम होगा, जाहिर सी बात है, मिनिमम तो 2 गो एटम होना ही चाहिए। 2 गो एटम क्या करेगा, दोनों एटम क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, एक जगह इलेक्ट्रॉन को लाएगा, ठीक है, और साझेदारी कर लेगा कि अब कि आज से ये 2 गो इलेक्ट्रॉन तेरा भी है, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो चाहे 1 गो चाहे जितना है,
कि आज से ये मेरा इतना इलेक्ट्रॉन तेरा भी है, और आज से वो जो तेरा दूगो या एगो हमको लेना है वो वाला भी आज से मेरा भी है। यानी खाली मान लिया है कि वो तेरा भी है और ये मेरा भी है, ठीक है, वो तेरा भी है ये मेरा भी है, ठीक है, खाली मान लिया, यानी क्या कर लिया, एक तरह का साझेदारी कर लिया, ठीक है, समझौता कर लिया कि वो इलेक्ट्रॉन आज से तेरा भी है 50% और मेरा भी है 50%, ठीक है। ये होता है कोवलेंट कंपाउंड में। तो कोवलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के कारण कोई शेयर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो अब किस तरह का कंपाउंड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड। समझने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में था बहुत सारा एग्जाम्पल, वो सब में सबसे पहला आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह फॉर्मेशन होता है, देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एगो है एगो, ऑक्सीजन के एगो है दूगो, तो इसका बनाते हैं हम लोग डायग्राम, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या 6, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 6 2 6 8, ठीक है, हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन दूगो है, ठीक है, तो ऑक्सीजन दूगो है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ही डायरेक्ट बनाते हैं, कार्बन इधर एगो रहने दिए, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन CO2, ठीक है। अब देखिए कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो दे देते हैं 2 2 4, बाहरी कक्षा में दे दिए 4 गो इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है कि ये ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेरा 6 है, तो हमको कहीं से और 2 गो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है, तो मेरा 8 गो हो जाएगा, एकदम मिल जाएगा। और ये भी 4 गो, ये भी खोज रहा है कि मेरा भी कहीं से 4 गो आ जाएगा, तो मेरा भी 8 हो जाएगा। तो देखिए कोई किसी से लेता नहीं, बल्कि साझेदारी करता है कि चलो तुम भी अपना 4 गो इलेक्ट्रॉन, ये जो इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोल रहा है कि तुम मेरा 4 गो इलेक्ट्रॉन तेरा भी है, और तेरा यहाँ से 6 गो इलेक्ट्रॉन में से हमको केवल चाहिए 2 ही गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, सॉरी इस 4 गो यहाँ से 4 गो लेगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, पहले तो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन छाप दीजिए, यहाँ पर इसका 4 गो था 4 गो छाप दीजिए, इसका 6 गो है तो 6 गो छाप दीजिए, 2 2 4 2 6, तो ऑक्सीजन इस तरह से 2 गो है तो 2 2 4 2 6, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि अब दोनों के लिए हमको 8 8 करना है, इसको 4 कहीं से मिल जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन है तो इसका कार्बन है, तो ये कार्बन जो है ना इसके पास पहले से 4 गो है, और कहीं से 4 गो आ जाएगा तो इसका 8 गो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि यहाँ से अगर 2 गोटो हम यहाँ पर छाप देंगे यहाँ पर, और इसका 2 गोटो हम यहाँ पर छापेंगे, ठीक है, तो देखिए किस तरह से होगा, ये इसका 2 गो लिया, इसका 2 गो लिया, 4 गो हो गया, और इसका पास पहले से 4 गो था, 4 4 8 गो हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, इसका 2 गो लिया उसका 2 गो लिया। अब ऑक्सीजन भी बोल रहा है कि हमको भी मिल जाएगा कहीं से 2 गो, तो 6 पहले से था और 2 गो 8 गो हो जाएगा, तो यहाँ से इसका 2 गोटो ले लिया, 6 और 2 8 हो गया, यहाँ से इसका 2 गोटो ये ले लेगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। इस तरह से CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कैसे भी करके 8 गो बनाना है हमको, तो कार्बन 4 गो पहले से था, इससे 2 गो लिया इससे 2 गो लिया, 4 4 8 गो हो गया। ऑक्सीजन 6 गो था तो कार्बन से 2 गो ले लिया, 8 गो हो गया। ये ऑक्सीजन 6 गो था, कार्बन से 2 गो ले लिया, 8 गो हो गया, ठीक है। इसका भी देख लीजिए 8 गो, इसका भी 8 गो, इसका भी 8 गो हो गया, सब संतुष्ट है, अब सब राजी हो गया। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरा बन गया। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना, बस CO2 बन गया। इसमें कोई लिखा लिखी नहीं करना है कि इस तरह से कुछ छाप के दिखाना है, मतलब यही वाला मैन है इसका, बस, ठीक है, कुछ CO2 इस तरह से कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, वाटर H2O। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए, तो एक बार इसको भी समझ लीजिए। H2O बनाते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग CO2 बनाए थे, ठीक है, H2O बनाते हैं, तो H है और ऑक्सीजन है, तो H का परमाणु संख्या 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके पास एक ही गो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 6 8 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बनाते हैं, और H2 यानी हाइड्रोजन 2 गो हो जाएगा, इधर एगो हाइड्रोजन इधर एगो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बीच में, ठीक है, H2O।
ठीक है। इसके बाहरी कक्षा में 6 गो है, तो 2 2 4 5 6, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एगो है तो एगो दे दिया, एक और हाइड्रोजन है इसका पास भी एगो है, एगो दे दिया। अब वो दोनों बोल रहा है, अच्छा हाइड्रोजन तो कभी अष्टक पूरा नहीं करता है, ये डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है। मतलब देखिए कोई भी एलिमेंट या एटम या तो अपना बारीक कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, या तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहिए, तो मैंने चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, तो इसका एगो ले लेगा और इसके पास पहले से एगो है, 2 गो पूरा हो गया। इसका एगो ले लेगा, इसके पास पहले से एगो है, इसका 2 गो हो गया। ऑक्सीजन चाह रहा है कि हमको 2 गो कहीं से मिल जाएगा ताकि 6 और 2 मेरा 8 हो जाए, तो इसका एगो ले लिया, इसका एगो ले लिया, ठीक है। और इसके पास पहले से 6 होता, तो 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 गो। इस तरह से मेरा वाटर बनता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों को डायग्राम समझने में दिक्कत होता है और डायग्राम बनाने भी नहीं आता है। क्लोरीन गैस का बनाता है, ठीक है, Cl2 का बनाते हैं क्लोरीन गैस का। तो क्लोरीन, एगो क्लोरीन 2 गो क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन है तो क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है 17, तो 17 का 2 8 7 हो गया 17। तो बारीक कक्षा में 7 गो है, तो 2 गो, तो 4 गो, 2 6 गो और एक 7 गो हो गया। इसका भी 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो और एक 7 गो हो गया। अब दोनों चाह रहा है कि हमको, दोनों चाह रहा है कि मेरा 8 8 गो हो जाए, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का इन लोग क्या करेगा, साझेदारी करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर ई अपना 7 और 1 8 हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ई अपना 7 और 1 8 हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं Cl और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है ना। इधर इस सब में दिखा सकते हैं क्या, H, इस तरह से अगर आपके मन है तो दिखा सकते हैं H बॉन्ड O बॉन्ड H, इसमें भी आप दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन डबल डबल हुआ है तो डबल डबल, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला हमारे पास क्लोरीन गैस के बाद अमोनिया गैस NH3। समझ में आ रहा है ना, ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ। NH3 का देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो नाइट्रोजन का 2,5 7 हो गया, इसका 1, तो नाइट्रोजन एगो है, एगो नाइट्रोजन रहने दिए। हाइड्रोजन 3 गो है, तो इधर एगो हाइड्रोजन दे देते, इधर एगो हाइड्रोजन दे देते और इधर एगो हाइड्रोजन दे देते। आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, इधर एगो हाइड्रोजन, इधर एगो हाइड्रोजन, इधर एगो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हो गया। हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एगो। अब इस तरह का हाइड्रोजन का एगो है 3 गो, तो इसके लिए भी एगो, इसके लिए भी एगो, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो हम लोग जानते हैं डुप्लेट पूरा करता है, यानी बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 2 गो इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो यहाँ से एक ले लिया तो साझेदारी कर लिया, तो इसका 2 हो गया। इसका एगो ले लिया, इसका भी 2 हो गया। इसका भी एक ले लिया तो इसका भी 2 हो गया, हो गया। नाइट्रोजन चाह रहा है कि मेरा 5 गो तो पहले से और 3 को कहीं से मिल जाएगा, तो मेरा 8 गो हो जाएगा। तो इसका 3 गो हाइड्रोजन का एक गो ले लेगा, ले लिया, ले लिया, इसका भी ले लिया, ठीक है। लेके रख नहीं लेता, मतलब साझेदारी करता है, ठीक है। गिनते हैं ना, कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। N, इधर से एक H, इधर से एक H और इधर से एक H, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के बाद आता है आपका C2H4 इथिलीन। C2H4 को इधर बनाते हैं कहीं, C2H4, ध्यान दीजिए C2H4, तो एगो कार्बन है और एक कार्बन है। अच्छा पहले कार्बन का परमाणु संख्या लिख लेते हैं। कार्बन का होता है 6, तो 2,4, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1, ठीक है। अब कार्बन इस तरह का 2 गो है, तो एगो 2 गो हो गया, और हाइड्रोजन का एगो है 4 गो है, तो इधर एगो हाइड्रोजन, इधर एगो हाइड्रोजन, इधर एगो हाइड्रोजन, इधर एगो हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन का बारीक कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है।
हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ना लिख के हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, कारण है अभी मैं बताऊंगा। इसका पास भी 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 गो इस तरह का हाइड्रोजन है, तो 1 गो इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1। अब हमको क्या करना है, साझेदारी कर देना। हाइड्रोजन अपना चाहता है दो दो को इलेक्ट्रॉन करना है, तो इसका एक ले लिया, तो इसके पास पहले से एक था, 2 हो गया। इसका एक ले लिया, इसके पास पहले से एक था, 2 हो गया। इसका एक था, पहले से एक ले लिया, मतलब पहले से एक था, एक ले लिया, 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। इससे एक ले लिया और इसके पास पहले से एक था, 2 गो हो गया। ये चारों का अपना संतुष्ट हो गया, ये चारों खुश हो गया। अब कार्बन चाह रहा है कि मेरा भी 8 होना चाहिए ताकि हम भी खुश हो जाएंगे। तो क्या करेगा ये, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 गो यहाँ से हो जा रहा है और यहाँ से 2 गो चुरा लेगा। चुराने पीछे पीठ पीछे आके उससे दोस्ती कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ये हो गया। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संतुष्ट हो गया। इसका इसी का भी, इसका भी मिला देते। ये भी बोल रहा है कि अच्छा पीठ पीछे मेरा चोरी कर रहा है, तो इसका लो, इस तेरा वाला भी चोरी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2, इसका 2, इसका 2 हो गया। सब संतुष्ट है। इसको कुछ इस तरह से आप बना दीजिए। एक कार्बन है और यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, ध्यान से देखिए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो एगो तीर, मतलब एगो चिन्ह लकीर और एगो लकीर कार्बन कार्बन के बीच में। हाइड्रोजन का साथ तो एक को ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन। तो ये बोलिए तो डबल बॉन्ड बनने का रीजन है कि ये वाला जो है ना, ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए ये इसका नाम क्या है, इथिलीन है। मतलब ये आपका, आपने हाइड्रोकार्बन तो क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने एल्केन, एल्कीन, अल्काइन पढ़ा था। तो ये एल्कीन का है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता था, सामान्य सूत्र CnH2n, याद है ना। हाँ, भूलिएगा नहीं, वो सब मज़ेदार चीज़ें। ये बन गया। उसके बाद देखते हैं क्या है अगला। है अगला आपका, हम मुझे मेरे हिसाब से एसिटिलीन होगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसको बना लेते हैं पहले, N2। तो नाइट्रोजन को तो जानते ही होंगे, परमाणु संख्या 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 7 हो गया। इधर से एक नाइट्रोजन, इधर से एक नाइट्रोजन, अब दोनों के बीच में झगड़ा होगा। तो झगड़ा के लिए, शांति कराने के लिए हम लोग तो आते ही केमिस्ट्री लेकर। 5 है, तो क्या करेगा, 1 2 3, पीछे में 2 को रख देगा, 4 5, यहाँ भी 1 2 3, पीछे में 2 को रख देगा, 4 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 5 गो है, तो हमको कहीं से 3 गो मिल जाएगा, तो मेरा 8 गो हो जाएगा। तो इसका 3 गो देख रहा है, इसके अरे सामने में देखो देखो 3 गो है, चलो तो जाकर उससे दोस्ती करने का विचार करते हैं। तो बोला ठीक है आओ, हमको भी 3 गो चाहिए, हम भी तेरा से दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी 3 गो लेकर ये दोस्ती कर लिया। तो यहाँ पर कई गो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, यानी कई गो इलेक्ट्रॉन का दोस्ती हुआ है, 3 3 गो इलेक्ट्रॉन का दोस्ती हुआ है, 1 1 2 2 3 3। तो इस तरह से N 1 2 3 इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका नंबर कहीं कटने का डर नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन गैस के बाद हो गया मेरा, नाइट्रोजन गैस के बाद हो गया मेरा C2H2, C2H2, C2H2। ठीक है, C2H2 बनाते हैं, C2H2। तो कार्बन का तो जानते होंगे 6 होता है, 2,4। हाइड्रोजन का तो जानते ही होंगे 1 होता है। थोड़ा नीचे बनाते हैं, 1 2 2 को कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन के को ध्यान दीजिए, तो 2 ही को हाइड्रोजन है, तो इसके लिए एक हाइड्रोजन और इसके लिए एक हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन का कितना साझेदारी होगा, कोई बता सकते हैं जो 10 क्लास पढ़ कर आए हैं कि C2H2 ये कौन सा, इसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में इसका नाम बताना है, कॉमन नाम नहीं बताना, IUPAC नाम बताना है। बोलिए, कमेंट कीजिए। तो इसमें देखते हैं, कार्बन का बारीक कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 और इसके पीछे एगो रख देते, 4 गो हो गया। कार्बन का बारीक कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 गो 3 गो और 12, मतलब पीछे एगो रख देते हैं, 4 गो हो गया। हाइड्रोजन के पास एक एगो है, तो एगो, इसका भी पास एक एगो है, तो एगो। अब हाइड्रोजन बोल रहा है कि कहीं से मेरा 2 गो हो जाएगा, तो इसके पास पहले से एक है, एगो ले लिया, इसके पास पहले से एक है, एक ले लिया,
कंप्लीट हो गया, इसके संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, ठीक है। कार्बन कार्बन का अब ये 4 गो है, तो ये बोल रहा है कि कहीं से हमको यदि और 4 गो मिल जाएगा तो मेरा 8 गो हो जाएगा बारी कच्चा में। हाँ, तो ये यही करेगा, देखें यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो और 3 3 6। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से इस तरह से मिलाएगा, इस तरह से मिलाएगा, तो कई गो हो गया गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो जा रहा है। इस पर ध्यान दीजिए, 10 गो हो जा रहा है, तो 10 गो तो होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बनाता है C2H2। 1 2 3, इधर एक, इधर एक, C2H2, क्योंकि ये आपका इथाइन है। ध्यान दीजिए, ये 2 का कार्बन है और इसका ट्रिपल बॉन्ड होगा बीच में, क्योंकि ये आपने 10 क्लास में पढ़ा था एल्कीन अल्काइन, एल्केन एल्कीन अल्काइन, तो ये अल्काइन है, अल्काइन में ये 2 कार्बन वाला अल्काइन है, तो 3 बॉन्ड तो बनेगा ही, और 10 गो इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो क्या हुआ, इसीलिए ये डुप्लेट रूल, सॉरी ये अष्टक रूल को फॉलो नहीं करता है, ऑक्टेट रूल को ये ओबे नहीं करता है, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन का 3 2 5 3 8, एक थोड़ा 1 मिनट 3 2 5 3 8, एक थोड़ा मुझसे एक मतलब गलती हुआ है, इसको फिर से बना देते हैं ना, क्या करेंगे, इसको फिर से बना देते हैं ना, फिर से नहीं, ताकि आपको गलती पता चले कि कहाँ पर मैंने गलती किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का भी 2 गो ले लिया, यहाँ इस तरह से हो गया, यहाँ यहीं तक हो गया, यहीं तक, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 5 गो है, इसको 3 गो चाहिए ना, है 3 गो चाहिए, तो 3 गो यहाँ से ले लेगा तो 8 गो हो जाएगा, 4 और 3 गो ले लिया मतलब 6, तो बारीक अच्छा में इसका 1 2 3 4 गो था, और इससे एक लिया 5 गो, और यहाँ से 3 गो ले लिया, 8 गो हो गया। उसी तरह से ये भी यहाँ यहीं से लेगा, यहीं से ले लेगा, यहीं से, ठीक है, यहीं से लेगा, बस यही थोड़ा सा मिस्ट, अच्छा इसको फिर से बना देता है, आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा जगह में बना देता हूँ। हाइड्रोजन है, कार्बन है, एक और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मुझसे गलती हुआ, आपसे भी हो सकता है। तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, इसका 4 गो हो गया, इसका 4 गो हो गया, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का पहले 2 गो करके इसका क्लियर कीजिए, तो इसका काम खत्म कीजिए, हाँ हो गया। अब इसके पास 1 2 3 4 5 गो हो गया, और 3 गो ले लेगा यहाँ से, हो गया, हो गया, 8 गो हो गया इस कार्बन का, 3 3 6 2 8, इसका भी 8 गो कर देते, इसका 3 गो ले लेगा यहाँ से, 3 3 6 और 2 8, हो गया खत्म, तो इस तरह से बना दीजिए। हाँ, देखिए मुझसे ही गलती हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, देखिए 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ठीक है, होता है कभी। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब मैंने, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने अभी तक एक कंपाउंड का नहीं बताया है, बोलिए कौन सा कंपाउंड, मैंने कौन सा कंपाउंड नहीं बताया, बोलिए AlCl3 अभी तक नहीं बताया, AlCl3। तो देखिए AlCl3 में थोड़ा सा फंडा है, थोड़ा सा लॉजिक है उसमें, उसी लॉजिक को समझना है। देखिए इस लॉजिक को टीचर भी गलत कर देते तो स्टूडेंट का क्या है, देखिए समझिए क्या लिखा है नोट में, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसमें जो आपका एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड इज नॉन फॉर इट्स कोवलेंट, मतलब देखिए इसमें डाउट क्या होता है, मैं आपको पहले ऊपर ऊपर में बता देता हूँ कि देखिए कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, ये 2 चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं AlCl3 के केस में, कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन सॉरी आयनिक कंपाउंड है कि AlCl3 कोवलेंट कंपाउंड है, बस यही वाला कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोग। कोई कोई कहते हैं, टीचर भी बोलते हैं, कोई कोई स्टूडेंट भी बोलते हैं, कोई कोई बुक भी बोलता है ना, कि जो AlCl3 है ना वो एक आयनिक कंपाउंड है, और कोई कोई बुक कहता है AlCl3 एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो किसका सुनेंगे, तो जो आपका इसका प्रैक्टिकल जो करके देखेगा वही बता नहीं सकेगा कि क्या इसमें क्या फंडा है। तो इसमें प्रैक्टिकली जब हम लोग किए तो पता चला कि जो AlCl3 है ना इज नॉन फॉर इट्स कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बिहेवियर, जो आपका AlCl3 है ना ये जाना जाता है अपने कोवलेंट बिहेवियर के कारण जाना जाता है, कोवलेंट बिहेवियर। देखिए AlCl3 इज नॉन फॉर इट्स कोवलेंट बिहेवियर, कि AlCl3 अपना कोवलेंट बिहेवियर के कारण जाना जाता है दुनिया में, क्योंकि अब ये भी तो बात है कि कोई कोई बुक कहता है कि AlCl3 आयनिक कंपाउंड है,
तो ऐसे तो नहीं कोई कह देगा, कुछ तो वो रीजन अपना लॉजिक लगा कर ही बोला है ना। हाँ, तो इसका लॉजिक समझिए, ये आयनिक कंपाउंड भी है, कोवलेंट कंपाउंड भी है, लेकिन कौन ज़्यादा है? कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा है। इसमें क्या खूबी है कोवलेंट कंपाउंड का, देखते हैं। बिकॉज क्योंकि इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यही खाली खूबी नहीं है, अभी और भी देखते हैं। क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तभी ना कोवलेंट कंपाउंड हुआ। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोवलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना, बिल्कुल सही है। कैसे, किसके किसके बीच में? एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा, तब कोवलेंट कंपाउंड बना होगा, जिस कारण उसमें कोवलेंट का बिहेवियर है, जिस कारण से वो कोवलेंट बिहेवियर के कारण ज़्यादा जाना जाता है दुनिया में। आगे देखते हैं कि इन इट्स सॉलिड फॉर्म, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से लॉजिक शुरू होता है कि सॉलिड फॉर्म में यदि बात करेंगे, इन इट्स सॉलिड फॉर्म, इन इट्स सॉलिड फॉर्म यानी AlCl3 को यदि हम सॉलिड रूप में यदि देखेंगे, ठीक है, ठोस अवस्था में, तो AlCl3 डज हैव सम आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसीलिए बहुत बुक कहता है कि AlCl3 आयनिक कैरेक्टर का बिहेवियर, मतलब आयनिक कंपाउंड है। तो AlCl3 जो है ना, सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड का जैसा बिहेव करता है, यानी आयनिक कैरेक्टर होता है उसका सॉलिड फॉर्म में, है ना, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस वर्ड को भी ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा खींच पा रहा है। द टेंडेंसी ऑफ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, या फिर खींचने की जो क्षमता होती है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को, उसी क्षमता को, उसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस इतना, बहुत ये वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं एकदम छोटा तरीका में आपको समझा दिया हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का वह गुण जिसके कारण कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितना ज़्यादा खींच पा रहा है, उसी गुण को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है ना, क्लोरीन एल्युमिनियम और क्लोरीन से ही बना है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो जो क्लोरीन है ना, वो एल्युमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। मतलब वो जब AlCl3 का बॉन्ड हम लोग बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर ज़्यादा खींचता है, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहने के कारण, है ना, सॉलिड फॉर्म में जो आपका AlCl3 है वो आयनिक कैरेक्टर शो करता है। समझ में आ गया? लेकिन अब बात आता है कि वैन, जब प्रैक्टिकली लैब में देखा गया कि वैन इट इज इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तो केमिस्ट्री है भाई, हर तरीका का करके ये मानेगा, है ना, 100% देख के करेगा, है ना। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि बट जब हम लोग देखते हैं AlCl3 को लिक्विड फॉर्म और गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, जब इसको हम द्रव अवस्था और गैस अवस्था में देखते हैं AlCl3 को, तो इट प्राइमरीली एग्जिस्ट एज अ कोवलेंट मोलिक्यूल, है ना। तब हम जब इसको लिक्विड और गैसियस स्टेट में देखते हैं तो AlCl3 जो है ना, वो अपना कोवलेंट मोलिक्यूल के रूप में देखा जाता है, मतलब कोवलेंट मोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। जब हम AlCl3 को पानी में घोल देते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जब AlCl3 गैस के रूप में हमको मिलता है, तब वो क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड के रूप, कोवलेंट मोलिक्यूल के रूप में वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। मतलब तब उस समय वो आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता। बस सीधा सीधा यही है कि जब गैसियस और लिक्विड स्टेट में वो आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, वो कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, जिस कारण से वो कोवलेंट मोलिक्यूल होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है विथ। अब आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सबसे फेमस एग्जांपल देख लीजिए, डायमेरिक स्ट्रक्चर, है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड का डायमेरिक स्ट्रक्चर। जैसे Al, उसमें एल्युमिनियम दो गो लगेगा, दो गो उसमें एल्युमिनियम एटम का दो, मतलब एल्युमिनियम एलिमेंट का दो गो एटम रहेगा, है ना, एल्युमिनियम परमाणु का दो गो एटम रहेगा, और क्लोरीन एटम का, सॉरी, क्लोरीन एलिमेंट का 6 गो एटम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका Al2Cl6 ये जो एक कंपाउंड बना है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, और ये डायमेरिक स्ट्रक्चर है। हम लोग जानते हैं AlCl3 का ये डायमेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका प्योर आपका कोवलेंट कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इन द एल्युमिनियम एटम शेयर इलेक्ट्रॉन विद द क्लोरीन, ये सब तो जानते हैं। इसीलिए क्या होता है, वाइल एल्युमिनियम क्लोराइड कैन एक्साइबिट विथ बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर, इसलिए कि हम लोग क्या देखें कि ये आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर दोनों शो कर रहा है, बट, है ना, बट कोवलेंट, बट प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट बिहेवियर इज कोवलेंट। लेकिन इसका जो सबसे, मतलब कहते हैं ना कि जिसका ताकत ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा, एक तरीक़े से जिस पर ज़्यादा वोट आ रहा है, बस सीधा सीधी जिस पर ज़्यादा वोट आ रहा है, जो ज़्यादा काम कर रहा है,
वही जीतेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है ना, इसीलिए वो आयनिक कैरेक्टर को दबा दे रहा है, जिस कारण से आपका जो आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है वो आपका कोवलेंट कंपाउंड के रूप में उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कि क्लियर हो गया ना। AlCl3 क्या है, आप तो नहीं बोलना है ना कि आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कंपाउंड है ना कोवलेंट कंपाउंड। हाँ, कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कारण यदि कोई पूछेगा तो आप उसको बता दीजिएगा इस तरह से कि सॉलिड फॉर्म में ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्लोरीन का AlCl3 में। ठीक है, इस तरह से बताइएगा उसको। लेकिन हम लोग गैसियस और लिक्विड स्टेट में जब हम लोग AlCl3 को देखें तो हमको वो कोवलेंट मॉलिक्यूल के रूप में मिल रहा है, तो जिस कारण से हम उसको, तो इस तरह का हमको एक क्या देखने को मिला है, डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3, जिसका नाम क्या है Al2Cl6। ठीक है, तो ये हमको कोवलेंट मॉलिक्यूल के रूप में मिला। लैब में हम जब देखें तो ये हमको कोवलेंट मॉलिक्यूल के रूप में मिला, जिस कारण से हम यह कंक्लूजन निकाले कि AlCl3 मेरा कोवलेंट कंपाउंड के रूप में ज़्यादा उभर कर आ रहा है। समझ में आ गया। देखते थोड़ा सा 2 लाइन समझ लीजिए। तो इसको ये क्या लिखा है कि द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आप लोग जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग अभी हम लोग 2 तरीका के देखे, या तो आयनिक कंपाउंड या तो कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। मतलब सीधा सीधे बोल रहा है कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो कंपाउंड कैसे बना, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट या फिर सेम एलिमेंट से। तो जो आपका कंपाउंड बना उसका प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोल्यूबिलिटी, ये सब भी डिपेंड करता है आपका उसका कंपाउंड का फॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर आपका कंपाउंड बना दिया, उस कंपाउंड का आपका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले हो सकता है कि पहले 2 एलिमेंट जब अलग अलग था तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता था, जब वो दोनों मिलकर कंपाउंड बना दिया तब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगा। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है इस पर भी डिपेंड करता है। और सोल्यूबिलिटी भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो सोल्यूबिलिटी में सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ सोल्यूबिलिटी क्या होता है। सोल्यूबिलिटी होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को कितना मात्रा में आप उसको पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना घोल सकते हैं। जिस तरह से चीनी को आप पानी में कितना ज़्यादा घोल सकते हो, उसका मैक्सिमम अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो आई होप कि आपको ये वीडियो तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह से आपको समझा दे ताकि आपको पूरा फोकस एकदम कॉपी में रहे। ठीक है, ऐसा तो मैं बोर्ड में भी बता सकता था लेकिन नहीं बताया। तो इसका PDF अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका PDF मैं सेंड कर सकता हूँ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, देख लीजिए। और आपको क्या करना है, इसको वीडियो को देखते देखते लिखना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट एकदम, ताकि हमको PDF बनाने का भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। हो गया, इधर तो नहीं है, इधर ये सब तो समझने वाला चीज़ है, ये सब नहीं लीजिए। तो जो आपका एग्जाम में लिखना है जितना उतना ही आपको देखना है। ठीक है, वो सब नहीं लिखना है, फिगर जो बनाए। चलिए, तो ये इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।